विनोद बलिया शहर के एक छोटे से कस्बे में अपने खानदान के साथ रहता था। उसमें उसके 4 बेटे और बीवी उर्मिला थी। अभय सबसे छोटा और भोला भाला लड़का था। अजी, आप तो अभय के बारे में कुछ सोचते ही नहीं हैं। ऐसा नहीं है, मैं भी उसी के बारे में सोचता हूँ। तीनों बेटे तो कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन इसकी जिंदगी की बहुत फिक्र होती है मुझे। हाँ तो कुछ कीजिए, या फिर इसकी कुंडली दिखाकर शादी करा दीजिए, जिससे शायद इसका मुस्तकबिल बन जाए। एक दिन बहुत गुस्से में अभय का बड़ा भाई उसे डांट कर खेतों में ले जाता है और वहाँ मजदूरी करवाता है, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। अब्बू, हम इनका ख्याल नहीं रखेंगे। दिन भर न जाने कहाँ घुमा करते हैं और बीमार पड़ते हैं। बहू, तुम ये क्या कह रही हो? अभय तो अपने भाइयों के कहने पर खेतों में ही काम करता है, तो तुम लोग उसका ख्याल नहीं रखोगे तो और कौन रखेगा? माँ जी, हम भी जानते हैं कि ये क्या काम करते हैं। इतना ही है तो आप ही ख्याल रखिए। हाँ माँ जी, हमसे तो ये सब नहीं होगा। विनोद घर का ऐसा माहौल देखकर अभय के लिए जल्दी से लड़की ढूंढने लगता है। फिर उसे दूर के कस्बे में गुड़िया नाम की एक लड़की मिलती है, जिसके साथ उसका विवाह तय हो जाता है। अब्बू, आप मुझे इतना दूर क्यों भेज रहे हैं? मेरे बिना आपका ख्याल कौन रखेगा? बेटी, तुम मेरी फिक्र मत करो। मैं तेरा एक बड़े और अच्छे खानदान में रिश्ता तय करके आया हूँ। लड़का बहुत ही नेक दिल और मासूम है। ठीक है, जैसा आप चाहें अब्बू। फिर कुछ वक्त बीत जाता है और गुड़िया की शादी अभय के साथ हो जाती है। गुड़िया अच्छे से ससुराल को संभालती है और साल बीतते जाते हैं। फिर घर का माहौल देखकर एक दिन, अजी, आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं शुरू करते? आपके भाई आपके साथ बहुत बदतमीजी करते हैं। नहीं गुड़िया, ये मेरे भाइयों की मोहब्बत है। मैं उनसे जुदा होकर काम नहीं करूँगा। मुझे खेती के अलावा और कुछ काम आता ही नहीं है। अभय के इतना बोलने पर गुड़िया चुप हो जाती है। फिर कुछ महीने बीत जाते हैं और गांव में बाढ़ आ जाती है, जिस वजह से उनकी खेती नहीं हो पाती है। फिर तीनों भाई दूसरा काम करने निकल जाते हैं। अब्बू, अभय को कहिए कोई काम करे, नहीं तो हम इन्हें बिठाकर जिंदगी भर नहीं खिला पाएंगे। बहू, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ उसके लिए। अरे दीदी, इनसे क्या कहती हो? ये तो खुद ही बैठकर तीनों बेटों के भरोसे खा रहे हैं, ये क्या बोलेंगे? ये सब सुनकर गुड़िया को बहुत बुरा लगता है और वो कमरे में जाकर बहुत रोती है। फिर अगले ही दिन अपने ससुर से एक बात की इजाजत मांगती है। अब्बू, मैं इनके साथ अपने अब्बू के यहाँ जाना चाहती हूँ। वहाँ पड़े खेत में मेहनत करके हम अपना गुजारा करेंगे। तुम दोनों को जो अच्छा लगे वो करो। अगले ही दिन अभय से बात करके गुड़िया अपने अब्बू के यहाँ चली जाती है और अभय वहाँ खेती करने लगता है। उस खेत की मिट्टी में आलू की उपज बहुत अच्छी होती है। इस खेत में तो आलू की फसल बहुत बेहतरीन होगी। हाँ तो आप उसी की खेती कर दीजिए, मैं भी आपकी मदद कर दूंगी। अभी बाजार में आलू बहुत महंगे हैं। अभय आलू की खेती करता है। 2 महीने बाद आलू की फसल बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन पूरे ही शहर में आलू की फसल बहुत अच्छी होती है, इसलिए बाजार में आलू के भाव बहुत गिर जाते हैं। गुड़िया, ये क्या हो गया? हमारी मेहनत तो बर्बाद हो गई। जो पैसे हमने लगाए, लगता है वो भी निकलना नामुमकिन है अब। आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग कुछ सोचते हैं। वहाँ रखे आलू के ढेर में से एक आलू लुढ़क कर गुड़िया के पास जाकर रुक जाता है। गुड़िया उसे देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है, लेकिन फिर उसे फ्राइज बनाने का आइडिया आता है। गुड़िया बहुत सारे आलूओं के फ्राइज बनाती है और अपने अब्बू और अभय को देती है। वो लोग बहुत चाव से खाते हैं और फिर कहते हैं, सच में फ्राइज तो बहुत ही लजीज हैं। उसी शाम गुड़िया बाजार से सब्जी लेने जाती है। वहाँ पर उसे एक ठेले पर आलू के फ्राइज बिकते दिखते हैं, जहाँ अच्छे घरों के लड़के शर्म के मारे नहीं जा पा रहे थे। मैं एक आलू फ्राइज बनाने का छोटा सा रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूँ। गुड़िया और अभय कुछ पैसे कर्ज लेकर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल देते हैं और गुड़िया आलू के फ्राइज बनाने लगती है, जहाँ अब अच्छे अच्छे घरों से लड़के लड़कियाँ और फैमिलीज भी आने लगती हैं। आपके यहाँ के फ्राइज बहुत टेस्टी हैं। हमें स्ट्रीट साइड के फ्राइज खाने से बहुत डर लगता था।
ये सब सुनकर गुड़िया बेहद खुश होती है। कुछ दिन तक वो अकेले ही फ्राइज बनाती है और सारे फ्राइज बिक जाते हैं। फिर फ्राइज की मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाने से गुड़िया को अकेले काम करने में परेशानी होने लगती है। तभी अरे भाई, तुम लोग भी इसकी मदद करो कुछ। हाँ जरूर। रात होती है और गुड़िया अपने घर जाकर सो जाती है। गुड़िया को घर के कामों की वजह से रेस्टोरेंट आने में देर हो जाती है। इधर दुकान पर बहुत सारे आलू कट कर रखे हुए थे। जब गुड़िया दुकान आती है तो ये देखकर हैरान रह जाती है। अरे, इतने सारे आलू काट कर रखे हुए हैं। लगता है इन्होंने किया होगा, क्योंकि वो जादुई फ्राइज होते हैं, इसलिए वो खुद ब खुद जल्दी जल्दी बनकर प्लेट में भी बैठ जाते हैं। फिर गुड़िया जल्दी से कस्टमर्स को सर्व करती है। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहता है और गुड़िया के जादुई फ्राइज शहर में बहुत मशहूर हो जाते हैं, जिससे पूरे शहर में जगह जगह ब्रांच खुल जाते हैं। शहर में बहुत जगह ब्रांच होने से गुड़िया और अभय मिलकर बिजनेस संभालते हैं और वो शहर के लोगों को भी रोजगार पर रख लेते हैं। अब अभय के भाई भी अपनी गलती पर अफसोस करते हैं। वो उनके पास मुआफी मांगने आते हैं। अभय उन्हें भी काम पर लगा देता है। कस्टमर्स को कभी भी फ्राइज की कमी होती तो वो उड़कर कस्टमर्स के पास पहुंच जाते और कस्टमर्स को ये बात पता भी नहीं चलती थी। गुड़िया, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। ये तो आपकी मेहनत है। संगम नगर नाम का एक गांव था जो अपने खाने पीने की चीजों के लिए मशहूर था। दूर दूर से लोग संगम नगर में खाना खाने के लिए आते थे। संगम नगर के बाजार में हर दुकान खाने की ही थी। कहीं ढाबा, कहीं इडली स्टॉल, कहीं चाइनीज, कहीं बिरयानी सेंटर। सब लोग अपने अपने होटल चलाने में मस्त थे। अरे स्वामी, कैसा चल रहा है सब? बिल्कुल बढ़िया। दुकान खोलते ही खरीदारों की भीड़ लग जाती है। अरे बढ़िया है, मेरा ढाबा भी मस्त चल रहा है। दोपहर के खाने और रात के खाने दोनों टाइम पर मस्त भीड़ होती है। मेरा चाइनीज कॉर्नर तो बस रात में ही चलता है भाई। वो तो है, लेकिन तुम्हारे कॉर्नर पे सबसे ज्यादा भीड़ लगी रहती है। हाँ, रहेगी ना। चाइनीज खाना हिंदुस्तानियों को बहुत भाता है। यार, मैं नहीं मानता। साउथ इंडियन खाना हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पसंदीदा है। मुझे तो लगता है पंजाब के आलू के पराठे सबसे पसंदीदा हैं। शायद ही कोई ऐसा हो जिसने आलू के पराठे नहीं खाए हों। चाइनीज तो हर कोई खाता है। हमारा इडली भी हर कोई खाता है। तो कैसे पता चलेगा कि सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है? हम लोगों को किसी बहुत समझदार इंसान से पूछना चाहिए। गांव के बूढ़े चाचा जी, वो तो जिंदगी भर खुद बावर्ची रहे हैं, उन्हें जरूर मालूम होगा। चलो उनसे ही पूछते हैं। हाँ चलो, उनसे ही पूछते हैं। तीनों होटल मालिक चाचा जी के पास गए। क्या बात है, आज तुम तीनों एक साथ यहाँ पर कैसे आना हुआ? चाचा, तुम हमें बताओ कि हिंदुस्तान का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है? चाइनीज, साउथ इंडियन या पंजाबी? अब ये तो बहुत ही पेचीदा सवाल है। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग खाने पसंद किए जाते हैं। ये बताना मुश्किल है कि इन सब में सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है। तो क्या हम कभी मालूम नहीं कर पाएंगे? एक रास्ता है, मुकाबला। और चाचा जी, कैसा मुकाबला? जरा हमें बताइए तो। तुम तीनों बड़े आकार के पकवान बनाओ अलग अलग और उन्हें लोगों के सामने रख दो। लोग खुद चखकर तुम्हें बता देंगे कि उन्हें पसंद आया कि नहीं आया। चाचा जी, वो हमें कैसे बताएंगे? वो क्या कहते हो तुम लोग, लाइक से। उन्हें जिस किसी का भी खाना अच्छा लगेगा वो उस खाने के आगे लाइक का एक निशान लगा देंगे। अरे अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी तरकीब है। इससे कितने सारे लोगों को हमारे खानों का स्वाद भी मिल जाएगा। और तो और हमारी तशरीह भी हो जाएगी और हमारी दुकान मशहूर हो जाएगी। मुझे भी ये तरकीब पसंद आई चाचा जी। शुक्रिया चाचा जी। बूढ़े चाचा जी के आइडिया के हिसाब से तीनों होटल वालों ने मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी। सारे गांव में इश्तिहार लग गए। ये मुकाबला इतना अलग था कि जल्दी वायरल हो गया और इस मुकाबले को कवर करने के लिए न्यूज रिपोर्टर्स भी पहुंच गए। ये मुकाबला गांव के मैदान में ही हो रहा था।
जहां तीनों होटल के मालिक और उनके बावर्ची खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। हरदीप जी, आपको इस मुकाबले का ख्याल कहाँ से आया? इस मुकाबले का ख्याल हरदीप जी को नहीं, बूढ़े चाचा जी को आया था। अच्छा, और वो क्यों? वो इसलिए कि हम तीनों को समझ में नहीं आ रहा था कि हिंदुस्तान का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है। तो खाने का इतना बड़ा मुकाबला इसलिए हो रहा है ताकि ये मालूम हो सके कि इंडिया का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है, पंजाबी, साउथ इंडियन या चाइनीज। जानने के लिए देखते रहिए कुकू टीवी। सारे बावर्ची अपने अपने पकवान बनाने लगे। कोई बड़ी सी थाल में आटा गूंद रहा था तो कोई बड़े से पतीले में नूडल्स उबाल रहा था। काफी लोग जमा हो चुके थे। कुछ घंटों बाद खाना तैयार हो चुका था। स्वामी ने एक बहुत ही बड़ा मसाला डोसा बनाया। चिंग ने बड़े नूडल्स और सूप बनाए थे और हरप्रीत ने बड़े बड़े पराठे और बटर चिकन बनाया था। अब ये मुकाबला शुरू होने वाला है। हमारी आप सबसे गुजारिश है, आप मेहरबानी करके पकवानों को चख कर और फिर अपना लाइक दें। आपका लाइक ये फैसला करेगा कि हिंदुस्तान का सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है। ये सुनकर सामाइन में हौसला और बढ़ गया। सबसे पहले एक छोटी बच्ची आई। बच्ची ने पहले पराठा खाया, फिर मसाला डोसा और फिर नूडल्स खाए। बच्ची ने अपना लाइक्स नूडल्स को दिया। पहला लाइक नूडल्स को मिला है। इसके बाद एक एक करके कई लोग आए। कुछ को पराठा पसंद आया, कुछ को मसाला डोसा तो कुछ को चाइनीज नूडल्स। चाइनीज खाने को 40 लाइक्स मिले हैं, पंजाबी खाने को 39 लाइक्स मिले हैं और साउथ इंडियन खाने को 41 लाइक्स मिले हैं। लेकिन अब तक मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। अभी 2 घंटे और बाकी हैं। स्वामी ये देखकर मन ही मन खुश था कि वो जीतने वाला था। कुछ देर में और लोगों की भीड़ आ गई। इन लोगों ने भी एक एक करके सारे पकवान खाए और अपना लाइक दिया। अब ये मुकाबला खत्म हो चुका है और हैरानी की बात ये है कि पंजाबी, चाइनीज और साउथ इंडियन खाने को बराबर के 100 लाइक्स मिले हैं। ये सुनकर हरप्रीत, स्वामी और चिंग तीनों परेशान हो गए। अरे, अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा खाना सबसे पसंदीदा है? क्या मालूम। तभी वहाँ बूढ़े चाचा पहुँचे। आपने तो कहा था कि हमें इस मुकाबले से समझ में आ जाएगा कि सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है, लेकिन यहाँ तो तीनों को 100 लाइक्स मिले हैं। तुम तीनों अभी तक नहीं समझे। क्या? यानी कि तुम्हारे सारे खाने सभी हिंदुस्तानियों को बेहद पसंद हैं। खाना हिंदुस्तान को तोड़ता नहीं, जोड़ता है। साउथ इंडिया की इडली जितनी चाव से वहाँ खाई जाती है, उतनी ही दिल्ली में भी चाव से खाई जाती है। पंजाब के पराठे बंगाल के हर घर में बनते हैं और देसी चाइनीज का जायका पूरब से पश्चिम तक बिल्कुल नहीं बदलता। जैसे हिंदुस्तान की एक रियासती जबान नहीं हो सकती, वैसे ही एक पसंदीदा खाना भी नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदुस्तान अपनी डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। ये सब टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा था। तो देखा आपने कि किस तरह से इस बड़े खाने के मुकाबले ने हिंदुस्तान को जोड़ दिया है। सच में कहते हैं ये गांव वाले, इनके बूढ़े चाचा वाकई बहुत होशियार हैं। नागपुर कस्बे में पिंकी नाम की लड़की अपनी अम्मी के साथ रहती थी। वो कस्बे में एक मदरसे के बाहर बर्गर कचौड़ी बेचा करती थी। गर्मा गर्म कचौड़ी बर्गर ले लो, जो एक बार खाएगा वो खाता ही रह जाएगा। आओ आओ, गर्मा गर्म कचौड़ी बर्गर ले लो। मदरसे की छुट्टी के बाद सारे बच्चे उसके ठेले के पास आकर गरम गरम कचौड़ी बर्गर खा रहे थे। पिंकी, जरा मुझे 1 प्लेट कचौड़ी बर्गर दे दो। ऐसे ही सारे बच्चे कचौड़ी बर्गर बड़े ही मजे से खाते थे। इतना ही नहीं, उस कस्बे के लोग भी वो कचौड़ी बर्गर खाने आया करते थे। पिंकी बेटा, ले जाने के लिए कचौड़ी बर्गर पैक कर दो। पिंकी बेटा, मुझे 2 प्लेट कचौड़ी बर्गर देना। तुम्हारे हाथों के कचौड़ी बर्गर देखकर मेरे मुंह में तो पानी आ जाता है।
शुक्रिया काका। मदरसे के बाहर रेखा और उसकी बहन शिखा भी कचौड़ी बर्गर बेचा करती थी। उनकी बिक्री बहुत कम होती थी। ये सब देखकर रेखा और शिखा बेहद जला करती थी। जरा इसके ठेले पर तो देखो कैसी भीड़ लगी है। सारे के सारे लोग उसी के ठेले पर जाते हैं। हाँ दीदी, सुबह से आज हमारी दुकान में कोई कचौड़ी खरीदने नहीं आया। अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। पिंकी कचौड़ी बर्गर बेचकर घर वापस आती थी और अपनी बीमार अम्मी का ख्याल रखती थी। जानती है अम्मी, आज मेरे हाथ की कचौड़ी बर्गर खाकर लोगों ने बेहद तारीफ की और मेरे सारे कचौड़ी बर्गर बिक गए। ये तो बेहद अच्छी बात है। मैं मालिक से दुआ करूंगी कि तुम्हारी दुकान ऐसे ही चलती रहे। कुछ ही दिनों बाद उसकी अम्मी की तबीयत बिगड़ जाती है और पिंकी उन्हें सरकारी दवाखाना में ले जाकर उनका इलाज करवाती है, जिसकी वजह से वो कचौड़ी बर्गर की दुकान नहीं लगा पाती। उधर रेखा इस बात का फायदा उठाकर लोगों को अपने दुकान की तरफ बुलाती है। आओ आओ, मेरे कचौड़ी बर्गर एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। रेखा दीदी, कचौड़ी बर्गर दे दो मुझे 1 प्लेट। अभी देती हूँ, जरा रुक जा। उसके हाथ के कचौड़ी बर्गर खाकर बच्चे बोलते हैं, ये कैसी कचौड़ी बर्गर बनाई है? ऐसी कचौड़ी बर्गर खा के तो हमारा पेट ही खराब हो जाएगा। तुम पिंकी दीदी के जैसे कचौड़ी बर्गर नहीं बना सकती। रेखा के हाथ के कचौड़ी बर्गर किसी को पसंद नहीं आए। उधर पिंकी की अम्मी ठीक होकर घर वापस आ जाती हैं और पिंकी दूसरे ही दिन कचौड़ी बर्गर बेचने वहाँ वापस जाती है। गर्मा गर्म कचौड़ी बर्गर ले लो। बच्चे पिंकी को देखकर दौड़े चले आते हैं। दीदी, तुम्हारे हाथ की कचौड़ी बर्गर खाए बिना हमको अच्छा नहीं लग रहा था। चलो चलो, अब जल्दी से कचौड़ी बर्गर दे दो। देखते ही देखते वहाँ के सारे कस्बे वाले और सारे बच्चे वहाँ कचौड़ी बर्गर खाने आ जाते हैं, जिसे देखकर रेखा कहती है, जरा देखो तो सही, मेरे हाथ के कचौड़ी बर्गर किसी ने नहीं खाए। और ये पिंकी के आते ही उसके ठेले पर ऐसी भीड़ लग गई। इसे तो मजा चखाना ही होगा। रेखा पिंकी को मजा चखाने के लिए एक प्लान बनाती है और वो मौका देखते ही पिंकी के कचौड़ी बर्गर में दवा मिला देती है, जिससे लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। अरे ये क्या? पिंकी की कचौड़ी बर्गर खाकर तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अरे हाँ, आपने सही कहा, मेरे भी पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। अब तो इसको यहाँ से भागना ही होगा। हाँ हाँ, भगाना ही होगा। इसकी कचौड़ी बर्गर खाकर बच्चों की तबीयत खराब हो गई तो। पिंकी को कस्बे के लोग वहाँ से भगा देते हैं और पिंकी रोते रोते अपने ठेले को लेकर वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर रेखा बेहद खुश हो जाती है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, बड़ी आई थी कचौड़ी बर्गर बेचने वाली। पिंकी एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगती है। अब मैं अपनी अम्मी का इलाज कैसे कराऊंगी? मेरा कचौड़ी बर्गर तो कोई लेगा ही नहीं। ऐसा इस कचौड़ी बर्गर में मैंने क्या डाल दिया? एक बाबा पिंकी के ठेले को देखकर पिंकी के करीब आते हैं। बेटा, मुझे कचौड़ी बर्गर दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं काका, ये कचौड़ी बर्गर मैं आपको नहीं दे सकती। इस कचौड़ी बर्गर में किसी ने कुछ मिला दिया है। क्या करूं बेटा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैंने ये ठेला देखा तो तुम्हारे करीब आ गया। नहीं काका, ये कचौड़ी बर्गर आप मत खाइए। मेरे पास 50 रुपए है, ये लीजिए, आप कहीं और जाकर कुछ और खा लीजिए। उस बाबा को पिंकी का रवैया बेहद अच्छा लगता है और वो बाबा उस कचौड़ी बर्गर को देखकर अपना हाथ उठाता है, जिसमें से कोई रोशनी निकलती है और वो जादू करके वहाँ से चला जाता है। ये बात पिंकी को पता ही नहीं चलती और वो घर जाकर अपनी अम्मी से कहती है, अम्मी, आज मैं कचौड़ी बर्गर नहीं बेच पाई। मेरी कचौड़ी बर्गर में कुछ मिलावट हो गई है, जिसकी वजह से लोगों के पेट खराब होते जा रहे हैं, इसलिए मुझे वहाँ से भगा दिया गया। क्या कचौड़ी बर्गर में मिलावट? तुम मुझे जरा खिला तो मैं भी तो देखूं इस कचौड़ी बर्गर में क्या मिलावट है। पिंकी वो कचौड़ी बर्गर अपनी अम्मी को लाकर देती है। जैसे ही वो कचौड़ी बर्गर उसकी अम्मी खाती है, उनकी तबीयत ठीक होने लगती है। देखो, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, ना मुझे पेट में दर्द हुआ, ना ही मेरी तबीयत बिगड़ी। क्या अम्मी, तुम सच कह रही हो? ये सब देखकर पिंकी दूसरे ही दिन अपनी कचौड़ी बर्गर बेचने वहाँ वापस जाती है। पिंकी, जरा कचौड़ी बर्गर दे दो। ठीक है, अभी देती हूँ। वो आदमी जैसे ही कचौड़ी बर्गर खाता है, उसके पेट दर्द की बीमारी ठीक हो जाती है और वो आदमी पिंकी से कहता है,
अरे ये क्या पिंकी बेटा, तुम्हारे कचौड़ी बर्गर खाकर तो मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया। ये बात कस्बे में फैल जाती है कि पिंकी के पास जादुई कचौड़ी है जिसे खाकर सभी की बीमारी दूर हो जाती है। और ये सुनकर सारे लोग पिंकी के पास आकर कचौड़ी मांगते हैं। पिंकी पिंकी, मुझे भी कचौड़ी बर्गर खिला दो। तुम्हारा कचौड़ी बर्गर खाकर मेरा कमर दर्द ठीक हो जाएगा। ये सब देखकर रेखा सोचती है, मैं भी जरा ये कचौड़ी बर्गर खा के देखूं तो मेरी भी कुछ बीमारी ठीक हो जाए। जरा मुझे भी कचौड़ी बर्गर खिला दो। रेखा कचौड़ी बर्गर जैसे ही खाती है उसके पेट में जोरों से दर्द होने लगता है। वो समझ जाती है कि उसने गलत किया, इसलिए उसके साथ उल्टा हो गया। सारे लोग कचौड़ी बर्गर खाकर बीमारी से छुटकारा पा लेते हैं। ये बात पिंकी को समझ में नहीं आती। अगले दिन बाबा पिंकी के पास फिर से आते हैं। पिंकी बेटा, मुझे 50 के कचौड़ी बर्गर दे दो। अरे बाबा, आप तो वही हो ना जो उस दिन मेरा कचौड़ी बर्गर खाना चाहते थे और कचौड़ी बर्गर खराब होने की वजह से मैंने आपको मना कर दिया था। हाँ पिंकी, मैं वही हूँ। इतना कहते ही वो बाबा एक परी के रूप में आ जाते हैं। अरे ये क्या, आप परी बन गई? आप कौन हैं? हाँ पिंकी, मैं बाबा नहीं, मैं एक परी हूँ। तुम्हारी शराफत देखकर मैं बेहद खुश हुई, इसलिए मैंने तुम्हारे कचौड़ी बर्गर को एक जादुई कचौड़ी बर्गर के रूप में बदल दिया था, जिससे जो भी शरीफ इंसान वो कचौड़ी बर्गर खाएगा उसकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। ये बात जानकर पिंकी बेहद खुश हो जाती है और शुक्रिया कहती है। वो जादुई कचौड़ी बर्गर से अपनी अम्मी और सारे लोगों की बीमारी ठीक करती है।